तैमूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप कोई एक बच्चा ना उनको आने की परमिशन देता रहे। ओके सर। सो थोड़ा रिकैप गेट्स करते हैं हम कि मैं फिर बता दूं कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हमने जो लॉ पढ़ा था दैट वाज द कूलम्स लॉ। और फिर उनमें हमने देखा कि ये वैलिड तो है, हर किस्म की ज्योमेट्री में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमें गॉसियन सरफेस डिफाइन कर सकें जिसकी एक सर्टन खसूसियात होती हैं, तो हम एक और लॉ है विच इज़ कॉल्ड गॉसेस लॉ, उसको इस्तेमाल करके हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा। और फिर हमने उसी की मदद से, गॉसेस लॉ की मदद से, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बार बार मैं किड्स इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखें, ऐसे दोस्तों के नामों की तरह कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह आप लोग सारे। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे डेल डॉट E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, या डेल डॉट D इज इक्वल टू रो। रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो फिर मैंने बच्चे आपसे कहा कि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे मालूम, कोई अगर हमें कोई ऐसा स्केलर फंक्शन मिल जाए जिसका हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सके, तो फिर ज़्यादा हमें जो है ना वो आसानी होगी। तो लकीली एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन कर रहे हैं, बाद में इसका जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हम मालूम करेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फंक्शन। और हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट किया है। ये बच्चे आपके सामने ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक वर्क डन की, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को मूव करते हैं तो जो वर्क डन है वो ऊपर वाली इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन E डॉट DL से मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को आप मूव करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। फिर हमने इसी को देखा भी था कि अगर हमारे पास जैसे फर्ज किया सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में हमारे पास वर्क डन जो है वो किसके बराबर आता है? अगर हम जो है ना वो रेडियल डायरेक्शन में रो इज इक्वल टू A से रो इज इक्वल टू B तक मूव करते हैं, तो W नेगेटिव आया था। और हमने क्या कहा था? अगर वर्क डन नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या होगा? कोई बच्चा, मैमूना मुझे नजर आई थी। मैमूना बेटा, अगर अगर W इज नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो कौन काम करता है? हम काम करते हैं या फील्ड काम करता है? सर मैमूना है, चली गई। अब्दुल्ला मुझे बताएंगे। सर फील्ड काम फील्ड करता है काम, अगर वर्क नेगेटिव हो तो। वेरी गुड मेरा बेटा। और इफ W इज ग्रेटर देन 0 तो फिर कौन काम करता है? फिर सर फिर सोर्स जो फिर हम। मतलब हम काम करते हैं, फील्ड के ऑपोजिट काम। तो बच्चे इसमें देख रहे हैं W नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जब A जो है ना वो करीब है उसके और B दूर है, करीब फील्ड ज्यादा होगा, दूर फील्ड कम होगा। तो ज्यादा फील्ड से कम फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो एविडेंट है कि कौन काम करेगा? फील्ड काम करेगा। जब आप कम फील्ड वाली जगह से ज्यादा फील्ड वाली जगह पे आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम काम करेंगे। तो इसमें बच्चे खुद ब खुद ये इक्वेशन जो है हमें बता रही है कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। सो सिमिलरली इन्होंने बच्चे ये किया है कि फ्रॉम B टू A अगर करते हैं तो W पॉजिटिव मेरे बच्चे आपके पास आता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है इन गोइंग फ्रॉम रो इज इक्वल टू A टू रो इज इक्वल टू B, तो WAB किसके बराबर होगा? रो सब L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ B ओवर A। W को Q से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये तो रीकैप था पिछले जो हमने
पड़ा है। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द भी ऑफ कोर्स एक फील्ड होता है, तो उस फील्ड में अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आप उसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास पहले फार्मूला था कि वी सब ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए ई डॉट डी एल। तो बच्चे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता है, डी एल जो है रेडियल डायरेक्शन में ज़ाहिर होगा, तो डी आर ए सब आर, इसको यहाँ पे पुट करें, थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स करें तो मेरे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर सब ए माइनस 1 ओवर आर सब बी आपके पास आता है। और इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्पीक ऑफ पोटेंशियल। अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय हम आमतौर पर पोटेंशियल की बात करते हैं, और हमारे लिए यहाँ वो यूज़फुल भी है, उसी को हमने इस्तेमाल भी करना है। सो absolute potential or absolute potential of a point rather than the potential difference between 2 points. For this purpose, we must first specify the reference point which we consider to have zero potential. तो एक ऐसा पॉइंट हम पहले डिफाइन कर लेते हैं जिसका जीरो पोटेंशियल जीरो होगा। तो जाहिर है जिस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है उसके रेफरेंस से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, आपके पास वही आएगा कि आपके पास उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है नॉन जीरो जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं। द मोस्ट यूनिवर्सल जीरो रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड which means the potential of the reference region of the earth, surface region of the earth. Another widely used reference point is infinity, अभी हम यूज भी करेंगे इसको। और if the potential at point A is V sub A and the potential at point B is V sub B, then VAB is equal to VA minus VB। तो ये यहाँ बच्चे यहाँ तक हमने कल पढ़ा था गालिबन। हाँ, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि in the previous section we found an expression for the potential difference between 2 points located at r is equal to r sub a and r is equal to r sub b in the field of a point charge q placed at origin। तो ये देखिएगा, ये फिगर हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में हेल्प आउट कर सकती है। ये पाथ है जिसके क्रॉस आपने मूव करना है फ्रॉम बी टू ए। ये पॉइंट चार्ज q पड़ा हुआ है जिसके इसके इर्द गिर्द फील्ड है और इसमें आप जो है ना आप मूव करेंगे। इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर सब बी है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर सब ए है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस डिस्कशन आपके पास वी ए बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर सब ए माइनस 1 ओवर आर सब बी। जैसे यहाँ पे हमने ये कहा था ये वाला, इसी को हमने यहाँ दोबारा लिख दिया, या इसको यहाँ से निकाला था हमने कि वी ए बी is equal to minus integral from r sub a to r sub b to r sub a e sub r d sub r. Any initial and final values of theta or phi will not affect the answer. ये बात समझने वाली मेरे बच्चे। ये देखें, ये पाथ है ना, ये पाथ लेंथ है, इसमें dl जो है is equal to d sub r a sub r plus r d theta a sub theta plus r sin theta d sub phi a sub phi। तो मेरे बच्चे आप देखें यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जब मूव करेंगे तो फाई की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, थीटा की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आप डायरेक्शन जो चेंज कर रहे हैं, आप किसी और पाथ, ये देखें, ये कर्सर मेरे को फॉलो में बच्चे कीजिएगा, यहाँ से होते हुए भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से होते, इस रास्ते से होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इन्फिनिटी मैनी पाथ्स अवेलेबल हैं। तो ज़ाहिर है जब पाथ आप चेंज करेंगे स्पेस में तो आपके पास जो है ना वो थीटा भी चेंज होगा और फाई भी चेंज होगा। तो अब देखेंगे हम कि हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। जो मर्जी पाथ ले लें, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही रहेगा जब तक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। सो एनी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ थीटा और फाई विल नॉट अफेक्ट द आंसर एज लॉन्ग एज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन आर सब ए एंड आर सब बी इज कांस्टेंट। जब तक उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। Any complicated path between 2 points will not change the results. This is because although d sub L has r, theta and phi components, the electric field E only has the radial components. यहाँ पे सिर्फ चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट है, तो जब E डॉट डी एल आप मालूम करते हैं, E डॉट डी एल मालूम करते हैं, तो चूँकि ये रेडियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ,
तो a sub r dot a theta a sub r dot a sub phi will be equal to 0. तो ये हमारे पास यहाँ से 0 हमारे पास आ जाएंगे. So the potential difference between 2 points in the field of a point charge depends only on the distance of each point from the charge. Thus, the simplest way to define a zero reference for potential in this case is to let V is equal to 0 at infinity. As the point R is equal to R sub B recedes to infinity, the potential at R sub A becomes, ये देखिए बच्चे देखें, V sub A B is equal to V sub A minus V sub B. V sub A किसके बराबर है? Q over 4 pi epsilon naught 1 over R sub A minus Q over 4 pi epsilon naught 1 over R sub B. तो इनमें से Q over 4 pi epsilon naught ये ऐसे आ जाएगा, R sub B चूंकि इन्फिनिटी पे है तो 1 over infinity 0 होता है. तो उस सूरत में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए के बराबर होगा. तो आपने जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपने इन्फिनिटी पे ले लिया, तो आपके पास जो अब जब जो ए के ऊपर जो भी वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. सो जनरली हम ये कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट आर अराउंड a point charge in the vicinity of a point charge or in the field electric field of a point charge, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फंक्शन है V जो है दैट इज इक्वल टू Q over 4 pi epsilon naught into R. फिजिकली ये बच्चे याद रखना है आप लोगों ने, Q over 4 pi epsilon naught into R joules of work must be done in carrying 1 coulomb charge from infinity to any point in a distance of R meters from the charge Q. We can also choose any point as a zero reference. ये देखें, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. इसको जब मैं आगे एडवांस मैथमेटिक्स की मदद से कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी और दिलचस्प भी लगेगी. We can also choose any point as a zero reference because V is equal to Q over 4 pi epsilon naught into R plus C1, with C1 may be selected so that V is equal to 0 at any desired value of R. तो हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखें बच्चे, ये देखें जब मेजर करेंगे तो ज़ाहिर है 2 पॉइंट्स के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस से हमने वर्क डन निकालना है. एनर्जी का रिलेशनशिप भी वर्क डन के साथ है. तो अब देखें अगर C1 एक कांस्टेंट ऐड कर दें 2 पॉइंट्स पे, जब आप मालूम करेंगे ना पोटेंशियल, तो फर्ज किया V सब A के ऊपर क्या होगा पोटेंशियल, ये गौर से सुनने वाली बात है. V सब A इज इक्वल टू Q over 4 pi epsilon naught R sub A plus C1. इसी तरह V sub B अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? Q over 4 pi epsilon naught R sub B plus C1. दोनों के अंदर C1 है, तो जब आप VAB मालूम करेंगे, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे, तो क्या होगा? VA माइनस VB, तो आपके पास C1 दोनों में कट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कोई भी नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा ये. तो इसलिए आप जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो कोई भी, इसकी मदद से फिर हम ये कर सकते हैं कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट को आप जीरो रेफरेंस जो है ना वो, या किसी भी पोटेंशियल को आप जीरो रेफरेंस कह सकते हैं. सर C1 है क्या चीज? किस पॉइंट को हमने कांस्टेंट, एक कांस्टेंट अब ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. सर ये C भी पोटेंशियल होगा? हाँ ना, जी बच्चे, पोटेंशियल C1 ये भी पोटेंशियल होगा. जाहिर है ये इसके अंदर Q over 4 pi एप्सिलॉन R के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसकी डायमेंशंस भी पोटेंशियल ही की होंगी. ठीक है, इसकी डायमेंशंस भी पोटेंशियल ही की होंगी, तो तभी तो इसके अंदर ऐड हो सकता है, अदरवाइज ये उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता. ठीक हो गया ना? यस सर. ओके सर. ओके, सो अब हम इसी तरह इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके ऊपर पोटेंशियल सेम हो. मैं ना इसको रखता हूं ऐसे, आपसे पूछता हूं ज़ुबानी, कोई वॉलंटियर जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करो, फिर वो जवाब भी दे देगा. अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके इर्द गिर्द आपने इक्यू पोटेंशियल सरफेस डिफाइन करनी है, तो किस किस्म की सरफेस इक्यू पोटेंशियल सरफेस होंगी? कांस्टेंट पॉइंट चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए. पूरी सरफेस के ऊपर कोई 2 पॉइंट लें, कोई 2 पॉइंट सर्कल्स की शक्ल में. ये तो बात ठीक है.
लेकिन किसके अगर पॉइंट सर, चार्ज हो जिसके इर्द गिर्द आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफाइन करनी है तो किस किस्म की होंगी वो? क्या आपको जहन में आता है? ज्योमेट्री सर्कल कंसंट्रिक कंटूर स्फीयर हो सकता है। फेयर हो सकता कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है ना, है। कॉन्सेंट्रिक Yes, sir. स्फेरिकल Concentric spheres. स्फीयर से मैं कहना ज्यादा बेहतर नहीं है, शेल्स भी हमें बेहतर नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. Concentric spherical shells. So everybody is convinced कि he can or she can imagine कि आपके पास if you have a point charge, so what kind of equipotential surfaces will be there, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब चलें, अब माशाल्लाह आपकी इमेजिनेशन बड़ी अच्छी है, you are able to imagine। अब ये करें, हमने पढ़ा मेरे बच्चों कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, एक लाइन है, एक उसके इर्द गिर्द आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस किस्म की इमेजिन करते हैं? होलो सिलेंडर। सिलेंडर सर, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेल कहेंगे ना बच्चे, यस सर। है ना? सिलेंड्रिकल शेल दे विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। अब अगर आपके पास बच्चे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, शीट है, एक इनफिनिट शीट है जिसके ऊपर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस किस्म की आप इमेजिन करते हैं? क्यूब ले Sir, सकते हैं। plane is the sheet. will be the Planes planes parallel to the sheet। क्या ख्याल है? यस सर। है ना? प्लेनर शीट्स ही होंगे सर, क्यूब की शक्ल में होगा। जी बच्चे, क्या क्यूब की शक्ल में कह सकते हैं या प्लेन से कहेंगे। क्यूब नहीं, शीट्स होंगी बस। वो शीट्स थिकनेस पर उसके Planes. इनफिनिटेसिमल स्मॉल प्लेनर लेंगे ना। शीट्स हैं, पैरेलल शीट्स हैं। planar sheets। So every one of you is able to imagine कि अगर ये these three kinds of charge distributions are there, so what kind of equipotential surfaces we can imagine? Okay बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है equipotential surface is a surface composed of all those points having the same value of potential. No work is involved in moving a charge around on an equipotential surface. The equipotential surfaces in the potential field of a point charge are spheres centered at the point charge. The equipotential surfaces in the potential field of a line charge are cylindrical surfaces axed at the line charge. The equipotential surfaces in the potential field of a sheet of charge are surfaces parallel with the sheet of charge. Very good. Okay. अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो फाइनल फार्मूला है हमारा उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और इससे हमने एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट निकालना है, बल्कि उसे मैं कहूँगा कि सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपकी दिलचस्पी बढ़ जानी चाहिए और आपको गौर से मेरी बातें सुननी चाहिए। नाउ we will now prove that for a system of charges the potential is also independent of the path taken। पहले तो हमने ये किया कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए भी आपके पास क्या है, इंटीग्रल जो है वो क्या था, independent of the path taken था। Continuing the discussion, the potential field at the point R due to a single point charge Q1 located at R1 is given by V of R is equal to Q1 divided by 4 pi epsilon naught R minus R1। ये एक चार्ज लीनियर है ना बच्चे, चार्ज के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हों Q1, Q2, Q3, Q1 लोकेटेड एट पोजीशन वेक्टर्स R1, R2, R3 अप टू Rn, तो उनकी वजह से आप क्या कर लेंगे, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे और जो टोटल पोटेंशियल होगा ऑन डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से एट पॉइंट R विल बी इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R minus R1 plus Q2 divided by 4 pi epsilon naught R minus R2 and so on। चलते चलते आप पहुंचेंगे Qn divided by 4 pi epsilon naught R minus Rn। इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में Q sub m divided by 4 pi epsilon naught R minus Rm n m from 1 to n। तो ये आपके पास है ना सुपरपोजिशन। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट चार्जेस हैं जो डिफरेंट जगहों में पड़े हुए हैं, तो उनकी वजह से अगर आपने पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल किसी एक जगह पे मालूम करना है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, तो दिस विल बी द फार्मूला फॉर दैट। बड़ा सिंपल है। अब बच्चे अगली पावर पॉइंट मैं नहीं खोलता, आपसे मैं पूछता हूँ कि इफ यू हैव ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
और उसकी वजह से आपने पोटेंशियल मालूम करना है किसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? तो उसको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। हाँ, उसको पहले डिस्क्रीटाइज करेंगे, छोटे छोटे उससे वॉल्यूम एलिमेंट्स बनाएंगे। तो हर एक की वजह से जो वहां पे पोटेंशियल होगा मालूम करेंगे, टोटल पोटेंशियल क्या होगा उनका, वेक्टर सम होगा। अगर वो जो छोटा वॉल्यूम है दैट टेंड्स टू जीरो हो, स्केलर सम होगा, ये वेक्टर नहीं है, यहाँ पे तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फ्लो में क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, दैट विल बी द नेट सम ओवर देयर। तो अब बच्चे अगर आपके पास दैट वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो हो जाए तो वो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रल में। बस यही बात है, सिंपल चंद एक रूल्स हैं जिनको आप देखेंगे कि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सारे के सारे वो रूल्स, आप प्रिंसिपल्स आप याद कर लेंगे और यू विल बी वेरी गुड, जो है ना, वेरी गुड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इंशाल्लाह। जी किड्स, इफ each point charge is now represented as a small element of continuous volume charge distribution rho sub v delta v, then उसी जो फार्मूला पिछले पेज पे था किड्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. So Yes, sir. as the number of elements approach infinity we obtain the integral expression। तो जब आपके पास ये डेल्टा v टेंड्स टू जीरो होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल टेंड टू इन्फिनिटी, आपके पास इंटीग्रल जो है ना, ये जो समेशन है इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, रो सब v एट r प्राइम dv प्राइम डिवाइड बाय r माइनस r प्राइम। एक कन्वेंशन है जो मैंने शुरू में बताई थी, वो यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। जहाँ सोर्स होता है, फील्ड का सोर्स होता है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? प्राइम्ड। और जहाँ फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहाँ क्या होता है? वो अनप्राइम्ड होता है। तो ये कन्वेंशन है जिसको हमने, मेरा ख्याल है मोर और लेस जितनी बुक्स मैंने देखी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, सब में यही कन्वेंशन को यूज करते हैं। इवन जो फिजिक्स वालों को मैं एक बुक से पढ़ा रहा हूँ उसने भी यही कन्वेंशन यूज की हुई है। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स फॉर्म ऑफ ए लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज, तो ये फार्मूला बच्चे कैसे चेंज हो जाएगा, आप बड़े यूज टू हैं इसके साथ। लाइन चार्ज के केस में रो सब एल डी सब एल, और सरफेस चार्ज के केस में रो सब एस डी सब एस। ठीक है, प्राइम इसलिए हम लगा रहे हैं कि जहाँ भी सोर्स होता है वहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो कुछ भी होता है, वो प्राइम वेरिएबल के साथ होता है। सो एज एन इलस्ट्रेशन let us find v on the z axis for a uniform line charge rho sub l in the form of a ring जिसका रेडियस a के बराबर है, in the z is equal to 0 plane। ये किड्स, ये आपके पास एक रिंग है, ये रिंग ऑफ चार्ज है। इसकी वजह से यहाँ पे बच्चों आपने मालूम करना है कि कितना पोटेंशियल होगा। तो वही फार्मूला जो हमने पीछे इस्तेमाल किया था उनमें से एक फार्मूला लिख लिया। चूंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, रो सब एल डी सब एल प्राइम। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे आर क्या होगा, आर प्राइम क्या होगा, डी एल प्राइम क्या होगा। तो मैं आप लोगों की मदद से आइडेंटिफाई कर लूँ। किड्स ये देखें बच्चे, ये है ना आपके पास ये, तो आपके पास ये देखें, ये जो डी एल जो है, ये जो लेंथ, छोटी सी लेंथ बनती है, किसके बराबर बनती है? ये आपके पास क्या बनेगी? ये रेडियस ए है इसका, इनटू जो भी एंगल छोटा सा होगा, इससे डी फाइव है। अगर आप इसको डी फाइव प्राइम कह दें तो डी सब एल प्राइम इज इक्वल टू ए इंटू डी फाइव प्राइम। और आपके पास ये देखें बच्चे, ये आर प्राइम है ना, और ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस जो है सोर्स का आर प्राइम, ये ओरिजिन से फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस आर है। तो ये देखें, इसको आप जो है ना, वो चूँकि z एक्सेस के लॉन्ग है तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस z होगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? a के बराबर होगा। सो r माइनस आर प्राइम जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने। और जी बच्चे दोबारा बताता हूँ बच्चे, किड्स आपने यहाँ पे जो है ना वो r क्या होता है कि ओरिजिन से फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर प्राइम क्या होता है? ओरिजिन से सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बच्चे सोर्स कौन सा है? ये वाली जो आपके पास रिंग है, ये है ना सोर्स आपके पास, ये वाली। तो ये देखें इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना, ये ओरिजिन आपने लिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपके पास? ए के बराबर होगा ना। ये आर प्राइम जो है, जो रेडियस है उसका हम दिया हुआ ऊपर, उसका रेडियस ए के बराबर है। सो आर प्राइम इज इक्वल टू ए।
तो बच्चे यहाँ से आप देखें, चूंकि z के लॉन्ग उन्होंने कहा है ऊपर कि लेट अस फाइंड v ऑन द z एक्सिस, तो ओरिजिन से z एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, z कंपोनेंट जो भी बनता है उसका। तो r इज इक्वल टू z, तो इसको अगर आप ये z के बराबर हो, ये चीज a के बराबर हो, तो ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर द रूट। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर दें, रो सब एल तो वैसे ही रहेगा, dl प्राइम की जगह पे क्या लिखेंगे, a इंटू डी फाइव प्राइम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर r माइनस r प्राइम मैग्नीट्यूड, ये वाली जो लेंथ बनती है r माइनस r प्राइम मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। बाकी तो बड़ा आसान है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है 5 प्राइम के ऊपर है ना, 5 प्राइम और किसी के अंदर भी है, सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, a b रो सब l b 2 एप्सिलॉन नॉट b 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b और a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। बाकी 0 से लेकर 2 पाई तक d5 प्राइम को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे लिखें, इनको सेटल करें, तो v एट दिस लोकेशन बच्चे यहाँ जो z एक्सिस के लॉन्ग है किसके बराबर होगी, रो सब l a डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, रो सब l भी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप जो है से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, करीब आते चले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस और continuous charge distribution can be seen as the summation of potential arising from each charge or each differential charge. It is independent of the path chosen. ये इसकी तरफ हम जा रहे हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता। ये बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम है जो आपके प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेटेड है। With zero reference at infinity, the expression for potential can be taken generally as। आपको बच्चे याद है पिछली पावर पॉइंट में कि ये यहाँ भी लिखा हुआ है बच्चे कि VAB किसके बराबर होता है, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम B टू A E डॉट DL। अगर B इन्फिनिटी पे होगा तो क्या आप करेंगे, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू A E डॉट DL। So this will the potential at that point. So both expressions above are not dependent on the path chosen for the line integral, regardless of the source of the electric field. For static fields, no work is done in carrying the unit charge around any closed path. Static fields में आप closed path के along move करते हैं, closed path के along move करते हैं, तो आप कोई काम नहीं करते। क्या मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होगा E डॉट DL अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? सर आगे समझ आ गई, वेरी गुड। सो अलॉन्ग ए क्लोज पाथ E डॉट DL इज इक्वल टू 0। अब बच्चे एक थ्योरम पढ़ाया था मैंने आपको, जी जी कहें बेटा जी। अब जब आपकी आवाज ना डिस्टॉर्शन की वजह से ना मेरे तक सही नहीं पहुंची, दोबारा कहिएगा, मुझे समझ नहीं क्या क्या कहना चाह रही हैं। मैं दोबारा बता दूं कि क्यों E डॉट DL इज इक्वल टू 0 है along a closed path in static fields। ऐसे बता दें। अब देखिए बच्चे, ये गौर से मेरे अल्फाज सुनिएगा, ये यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस है, लिमिटेशन है, जब बोर्ड पे होंगे तो हम ज़्यादा बेहतर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकेंगे इंशाल्लाह। बच्चे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू, स्ट्रेट लाइंस होंगी ना? यस सर। उसमें आप एक क्लोज पाथ अस्यूम करें, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ अस्यूम करें, तो आप देखें उसमें जो किसी एक यूनिट चार्ज को मूव करें उस अराउंड दैट रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, जब बच्चे आप फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव 0। नेगेटिव। जब फील्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। जब नीचे आएंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वैसे ही 0 होगा। 0 होगा। यस सर।
और जब उसकी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो वर्क डन क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जब ऊपर चले जाएंगे वापस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फिर जीरो। फिर जीरो हो जाएगा। तो आप देखें कि जो फील्ड यूनिफॉर्म है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव वर्क डन होगा ना। यस सर Yes, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा लॉन्ग क्रॉस पाथ? 0 जीरो हो जाएगा। एवरीबॉडी इज विद मी? Yes, sir. This is Yes, very kids, this is very important conclusion। इसको अभी मैं आपसे कराऊंगा मैं बच्चे के डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। स्टोक्स थ्योरम पढ़ा है हमने। व्हाट इज द स्टोक्स थ्योरम? व्हाट डज स्टोक्स थ्योरम से? उसमें ये था ना कि इंटीग्रल को इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो Surface राइट हैंड integral। साइड भूलते हैं क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को मैं ये तो बोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चे मैं कह सकता हूं कि सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डीएस, कर्ल ऑफ ई डॉट डीएस कह सकता हूं मैं। यही स्टोक्स थ्योरम कहता है ना मुझे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी? डेल क्रॉस ई डॉट डीएल है ना, डीएस जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जो है दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। तो आर्बिट्रेरी सरफेस के ऊपर कोई इंटीग्रेशन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रैंड 0 के बराबर होगा। इंटीग्रैंड क्या है आपके पास? डेल क्रॉस ई, इसका मतलब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या है कि कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। तो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है वो 0 के बराबर है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई रोटेशन नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इररोटेशनल। तो या आप सिंपली कर्ल ऑफ ई ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कह सकते हैं कि ई डॉट डी एल अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना कंक्लूजन है इसका कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये जो है ना वो कंजर्वेटिव है। और याद रखिएगा कि जितने भी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स होते हैं उनका कर्ल जो है वो 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं नया टॉपिक कल स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। जहां तक मेरे बच्चों को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। किस तरह 0 किया आपने? किसको किस तरह बच्चे 0 किया है? डेल क्रॉस ई को। जी सर, डेल क्रॉस। ये पीछे जो बच्चे बोल नहीं रहे वो माइक थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें क्योंकि वरना डिस्टॉर्शन। बच्चे ये लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये जो इक्वेशन जहां में कर्सर चल रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप स्टोक्स थ्योरम यूज करें तो आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डीएस लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यस तो सर। डेल क्रॉस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। आप आर्बिट्रेरी सरफेस के ऊपर किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं और जवाब 0 आ रहा है तो एक ही सूरत में हो सकता है कि एंटीग्रैंड जो है वो 0 के बराबर हो। तो एंटीग्रैंड क्या है आपका? ई है। डेल क्रॉस ई है ना। सो यहां से आप कंक्लूड करेंगे कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। सो आप यू कैन से दैट कि कर्ल ऑफ द फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। कल अब इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी मंडे को है। फ्राइडे को सर 2 बजे। फ्राइडे को तो बच्चे वो इस दफा वो नहीं है, ईद मिलाद नबी है। ईद मिलाद नबी छुट्टी नहीं है इस दफा। ठीक। आप लोग यस सर, मंडे को अगली क्लास। तो मंडे को बच्चे अगली क्लास इंशाल्लाह 11:40 पे होगी। ठीक है जी सर। जी सर। यस सर। तो अगर मुझे अगले मंडे में ना मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है IAEA में, तो आप